हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपका जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 12th क्लास का जो 36 नंबर चैप्टर है। तो देखिए, मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार। तो देखिए, गुणसूत्रीय विकार किसे कहा जाता है कि अगर गुणसूत्रों के कारण शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? गुणसूत्रीय विकार। अब आपको पता हो तो हमारे शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होता है लैंगिक गुणसूत्र। तो कुछ विकार ऐसे होते हैं जो कायिक गुणसूत्रों के कारण होते हैं, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके कारण जो रोग होता है वो कायिक गुणसूत्रों के कारण होते हैं। और जो लैंगिक गुणसूत्रों के कारण होते हैं, जैसे एक्स और वाई लैंगिक गुणसूत्र, अगर उनमें संख्या में बढ़ोतरी या कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है? लैंगिक गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, तो दो प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न विकार गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। ये विकार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? एक होते हैं अलिंगीय गुणसूत्र विकार और एक होता है लिंगीय गुणसूत्र विकार। अलिंगी गुणसूत्र विकार और लिंगीय गुणसूत्र विकार, यानी जो 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं कायिक या अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं, अगर उनके कारण शरीर में कोई विकार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें अलिंगीय गुणसूत्र विकार बोला जाता है। और जो एक जोड़ी लिंगीय गुणसूत्र होता है एक्स और वाई या माध्यम होता है एक्स एक्स, अगर इनके कारण कोई रोग उत्पन्न होते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? लिंगीय गुणसूत्र विकार। तो इनको नोट कीजिए पॉइंट्स को। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलिंगीय गुणसूत्र विकार। तो देखिए नेक्स्ट, यानी हमारे शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लिंगीय और अलिंगीय। जो 23 जोड़े मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र होते हैं, उनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंगीय गुणसूत्र कहलाता है। तो मानव शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी अलिंगीय गुणसूत्र और एक जोड़ी लिंगीय गुणसूत्र होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, अलिंगीय गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न विकार अलिंगीय गुणसूत्र विकार कहलाता है। अलिंगीय गुणसूत्र विकार कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहां तक पॉइंट्स। फिर हम अलिंगीय गुणसूत्र विकार के उदाहरण पढ़ते हैं। मुख्य रूप से दो आपके एग्जाम्पल दिए हुए बुक में, एक होता है डाउन सिंड्रोम और एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो देखिए सबसे पहले एडवर्ड सिंड्रोम। ये जो रोग होता है वो हमारे शरीर में 18वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसकी पुनरावृत्ति होने के कारण होता है, यानी उस गुणसूत्र की एक और फोटोकॉपी बन जाती है। तो जहां हमारे एक गुणसूत्र की, एक जोड़ी गुणसूत्र की आवश्यकता है, वहां 2 जोड़ी बन जाते हैं, इसलिए शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उस विकार को बोला जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रोग किस गुणसूत्र के कारण होता है, वो गुणसूत्रीय प्रारूप आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए 18वें जोड़ी गुणसूत्र में 18वें जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न विकार एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ड सिंड्रोम। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, ये ध्यान रखना। हमारे शरीर में 21वें जोड़ी गुणसूत्र की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो उस रोग को क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। और इस रोग से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही नहीं होता है, यानी ना तो उनके शरीर का विकास होता है और ना ही उनकी बुद्धि का विकास होता है। ऐसे बालक मंद बुद्धि होते हैं और उनका शरीर भी छोटा रह जाता है, बोलने होते हैं। जिस प्रकार मंगोलिया देश के लोग होते हैं वैसे बच्चे रह जाते हैं, उनका पेट बड़ा रहता है, जीभ आंशिक बाहर लटकी रहती है, तो मानसिक बुद्धि भी इनमें कम होती है, शारीरिक विकास भी कम होता है। और मंगोलिया देश के होने के कारण इस रोग को मंगोलिज्म रोग भी बोला जाता है, जो किस कारण होता है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। इस रोग में तो 18वें जोड़ी गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन गई थी और इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन जाती है। तो इसके पॉइंट लिखिए। यह रोग 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग से ग्रस्त बालक का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। मंगोलिज्म भी कहा जाता है।
ठीक है। इस रोग से ग्रसित बालक में लक्षण क्या होते हैं? पेट मोटा, जीभ आंशिक बाहर निकली हुई, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस रोग से ग्रसित बालक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। और यह रोग किस गुणसूत्र के कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, एक और फोटोकॉपी बन जाती है, जिसके कारण यह रोग होता है। और इस रोग को क्या बोला जाता है? मंगोलिज्म रोग बोला जाता है, क्योंकि मंगोलिया प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो इसी प्रकार के शरीर वाले होते हैं, इसलिए इस रोग को मंगोलिज्म रोग बोला जाता है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे रोग हुए अलिंग गुणसूत्र के। अगला हम देखते हैं लिंग गुणसूत्र के कारण उत्पन्न विकार। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र देखिए, मानव में उपस्थित लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? देखिए, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी यानी संख्या में 2।
अब ये पुरुष के अंदर तो होंगे एक्स वाई और महिला के अंदर होंगे एक्स एक्स। तो पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है? पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 22 प्लस एक्स वाई। और महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है? 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप और महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप, नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मानव में इन गुणसूत्रों के कारण कौन कौन से विकार होते हैं। इन प्रकार के रोगों में क्या होगा कि पुरुष में अगर रोग होंगे तो एक्स वाई की संख्या में या तो बढ़ोतरी हो जाएगी या कमी हो जाएगी। अगर महिला में होगा तो एक्स गुणसूत्र होगी या कमी हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार के कई रोग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रोग जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम है वो महिलाओं के अंदर होता है और इस रोग में क्या होता है कि महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट यह है, रोग महिलाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग में महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अतः महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप यानी जब एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी फिर गुणसूत्र किस प्रकार होंगे तो उनके अंदर 22 जोड़ी तो होंगे, कायिक गुणसूत्र या अलैंगिक गुणसूत्र तथा एक क्या होगा, एक ही होगा एक्स गुणसूत्र, जबकि महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होने चाहिए। तो गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होगा 22 प्लस एक्स, यानी ये होंगे अलैंगिक गुणसूत्र और ये होगा लैंगिक गुणसूत्र। तो इस प्रकार एक गुणसूत्र की है वो कमी हो जाती है और इस रोग को क्या बोला जाता है,
टर्नर सिंड्रोम। और आपको पता है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो महिला के लक्षण उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब महिला में एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो उनमें कुछ कमी क्या होगी, ऐसी महिलाओं में यानी जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है उनके अंडाशय अल्प विकसित होंगे और वो महिलाएं बांझ होगी, यानी युग्मक बच्चे उत्पन्न करने में क्या होगी, सक्षम नहीं होगी। तो देखिए इस रोग से ग्रसित महिलाओं में अंडाशय अल्प विकसित होते हैं तथा ऐसी महिलाएं बांझ या बंधे होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए टर्नर सिंड्रोम के पॉइंट। तो ये था आपके टर्नर सिंड्रोम। अगला जो रोग है लिंगीय गुणसूत्र के कारण वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो पहला पॉइंट है कि ये जो रोग होता है ये पुरुषों में होता है और पुरुषों में यदि एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो ये रोग हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स गुणसूत्र है वो महिला के लक्षण उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब अगर ऐसे पुरुषों में एक और एक्स गुणसूत्र आ गया तो उन पुरुषों के अंदर भी महिला के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, आवाज का पतला होना, और ऐसे पुरुष भी बंधे होंगे क्योंकि उनमें पूर्ण रूप से शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस रोग में देखिए यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग के अंतर्गत पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अतः इस रोग में गुणसूत्रीय प्रारूप
गुणसूत्र प्रारूप क्या होगा? 22 प्लस एक्स एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी पुरुष का सामान्य गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है? 22 प्लस एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसलिए इनका गुणसूत्र प्रारूप हो जाता है 22 प्लस एक्स एक्स वाई। और जहां सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होते हैं, तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी, क्योंकि गुणसूत्र है वो एक अधिक हो जाते हैं। तो इस रो के इस पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जबकि सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग से ग्रसित पुरुष वंध्य होते हैं या नपुंसक होते हैं, तथा पुरुषों में एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण महिला के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, आवाज पतली होना, ठीक है, तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, और इसका गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है? 22 प्लस एक्स एक्स वाई। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। नॉर्मल पुरुष के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है, लेकिन ये रोग होने से एक एक्स गुणसूत्र बढ़ गया है, तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमने पिछला रोग पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम, उसमें महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो जहां नॉर्मल 46 गुणसूत्र होने चाहिए वहां महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी, तो गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो ये नोट कर लीजिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हमने देखा कि महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी है तो टर्नर सिंड्रोम, और पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसी प्रकार एक रोग होता है जेकब सिंड्रोम, उसमें पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो देखिए उस रोग में क्या होता है, जेकब सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रोग में पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अतः गुणसूत्रीय प्रारूप निम्न प्रकार का होता है। बाईस प्लस एक्स वाई वाई। सामान्य पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 22 प्लस एक्स वाई, और अगर एक वाई एक्स्ट्रा आ गया तो वाई गुणसूत्रीय प्रारूप होगा 22 प्लस एक्स वाई वाई। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47। तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो महिला के लक्षण उत्पन्न करता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है वो पुरुष के लक्षण उत्पन्न करता है। अब ये सामान्य पुरुष है और उसमें एक और वाई गुणसूत्र आ गया तो पुरुष के लक्षण ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, यानी ऐसे पुरुष होंगे उनका शरीर की वृद्धि असामान्य होती है, बहुत ज्यादा लंबाई होती है, और उनकी आक्रामक आपराधिक प्रवृत्ति हो जाती है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण बहुत ज्यादा होने लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस रोग से ग्रस्त पुरुष इस रोग से ग्रस्त पुरुषों में लक्षण क्या क्या लक्षण होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति, और क्यों होगी आपराधिक प्रवृत्ति, नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ज्यादा स्राव के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण आपराधिक प्रवृत्ति होगी, और शरीर की असामान्य वृद्धि। इस रोग को क्या बोला जाता है, जेकब सिंड्रोम बोला जाता है, जो पुरुषों में होता है और किस कारण होता है, एक वाई गुणसूत्र की अधिकता के कारण, एक वाई गुणसूत्र की अधिकता से होता है। और गुणसूत्र प्रारूप क्या होगा, 22 प्लस एक्स वाई वाई। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या है वो 47 हो जाती है। और इस रोग से ग्रस्त पुरुषों के लक्षण क्या होंगे, एक तो इनकी आपराधिक प्रवृत्ति होगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण है वो ज्यादा होता है, और उसके अलावा शरीर की असामान्य वृद्धि होगी, लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जेकब सिंड्रोम को
तो देखिए ये जो जैकब सिंड्रोम था ये आनुवांशिक रोग थे। इसके अलावा भी शरीर में और कुछ रोग होते हैं जो जैसे सहलग्न जीनों के कारण होते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सहलग्नता क्या होती है और सहलग्न जीन क्या होते हैं। उनके कारण फिर कई रोग होते हैं जैसे वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया, वो सब रोग हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहलग्न जीन और सहलग्नता क्या होती है। देखिए ये गुणसूत्र उपस्थित है और गुणसूत्र पर क्या उपस्थित रहते हैं, जीन। ये जीन उपस्थित रहते हैं गुणसूत्रों पर। तो जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सहलग्न जीन। जो गुणसूत्र पर उपस्थित है ये जीन, देखिए जो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है, मेंडल ने क्या बोला था कि जो गुणसूत्र पर जीन उपस्थित रहते हैं प्रत्येक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव अलग अलग अपना वंशागति करता है, ये किसी से बंधा हुआ नहीं रहता है। जो मेंडल ने तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, तो उस नियम में मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है तथा उसकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, साथ में नहीं होती है, और वही स्वतंत्र अप्यूहन का नियम था। लेकिन फिर सहलग्नता की खोज की गई थी, तो सहलग्नता मेंडल के नियमों का अपवाद था। सहलग्नता का मतलब क्या है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है, इनकी वंशागति क्या होती है, साथ साथ होती है। जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की वंशागति साथ साथ हो तो इन जीनों को क्या बोला जाता है, सहलग्न जीन बोला जाता है। और ये परिघटना क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। जबकि मेंडल ने क्या बोला था कि इन जीनों की वंशागति साथ साथ नहीं होती है, और उसको मेंडल ने स्वतंत्र अप्यूहन का नियम दिया था। लेकिन सहलग्नता है वो मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद निकल गई। सहलग्नता में बोला गया कि जो जीन होते हैं उनकी वंशागति साथ साथ होती है, और उसके काफी प्रमाण भी मिले वैज्ञानिकों को। तो जो सहलग्नता है उसमें जीन साथ साथ जाते हैं और उनके किसी प्रकार के उत्परिवर्तन से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनको सहलग्न युक्त गुणसूत्र युक्त रोग बोला जाता है, सहलग्न जीन युक्त गुण बोला जाता है। तो आपको पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सहलग्न जीन किससे कहते हैं, वो गुणसूत्र पर उपस्थित वे जीन जिनकी साथ साथ वंशागति होती है सहलग्न जीन कहलाते हैं, तथा ये परिघटना है वो सहलग्नता कहलाती है। और सहलग्नता है वो मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद होती है, क्योंकि मेंडल ने तीसरे नियम में बताया था कि इन जीनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, साथ साथ नहीं होती है। और इसी के आधार पर उन्होंने नियम कौन सा दिया था, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम दिया था, जो सहलग्नता के द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं सहलग्न जीन और सहलग्नता। तो देखिए अगला आपका है भाग सहलग्नता, लिंकेज। तो सहलग्नता में हम परिभाषा क्या लिखते हैं, एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जिनकी साथ साथ वंशागति होती है उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। तथा यह परिघटना सहलग्नता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सहलग्नता मेंडल के तीसरे नियम, कौन सा है तीसरा नियम, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। तीसरे नियम का अपवाद है, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए सहलग्न जीन और सहलग्नता। और आपको अगर वैज्ञानिक भी पूछा जाए कि सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई, तो सट्टन व मॉर्गन के द्वारा की गई थी खोज। सहलग्नता की सर्वप्रथम खोज सट्टन द्वारा की गई। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो ये हमने सहलग्नता के कॉमन पॉइंट देखे। सहलग्न जीन किसे बोला जाता है और सहलग्नता किसे बोला जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो यहां तक की थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि सहलग्नता कितने प्रकार की होती है, यानी जीन पूरे स्थानांतरित होंगे या कम स्थानांतरित होंगे, इस आधार पर सहलग्नता के प्रकार बताए गए हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।